स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पोषक तत्व। अब पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, उसे कार्बनिक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन। और कार्बनिक पोषक तत्व में हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। तो रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हमने पढ़ा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आज का हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड के दो अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज। हेडिंग बना लेते हैं हम लोग डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड तो मोनोसैकेराइड के दो अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके मोनोसैकेराइड के दो अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसैकेराइड के दो अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जैसे इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज एवं माल्टोज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है डाइसैकेराइड के? तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं, या इसे टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। तो अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग सुक्रोज। इसे गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं। सुक्रोज में लिखेंगे इसे गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इसे गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, सुक्रोज क्या गन्ने की शर्करा के किसके नाम से किसको जानते हैं? तो सुक्रोज को। अब सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो डाइसैकेराइड। अगला है माल्टोज। माल्टोज को जिसको माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा कहते हैं। अगला है माल्टोज। इसे माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा
बीजों की शर्करा के नाम से, बीजों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, माल्टोज, इसे माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा के नाम से जानते हैं। अगला है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर, लैक्टोज, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो दूध में। तो लैक्टोज को इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इसे मिल्क शुगर, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक हो। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा के नाम से या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज क्या है? इसे माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा के नाम से जानते हैं। लैक्टोज क्या है? इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। और दूध में मीठेपन का जो कारण है वो लैक्टोज को ही माना जाता है। दूध में मीठेपन का कारण, दूध में मीठेपन का कारण, दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज को ही माना जाता है। लैक्टोज को माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, दूध में मीठेपन का कारण किसको मानते हैं? तो लैक्टोज को मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं दूध पे। ठीक है, तो दूध को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी, आयरन और कॉपर उपस्थित नहीं होता है। और दूध का जो रंग सफेद होता है, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। जबकि गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और इसमें हार्मोन दो आते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो कार्य है दूध श्रावण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यह हार्मोन दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगली हेडिंग बना लेते हैं मिल्क या दूध। अगला पॉइंट होगा हम लोगों का दूध पे, जो दूध से आने वाले सवाल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दूध, मिल्क। दूध को ही संतुलित आहार माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें संतुलित आहार मानते हैं, विटामिन सी, आयरन और कॉपर अनुपस्थित होता है। दूध को संतुलित आहार मानते हैं, संतुलित आहार, संतुलित आहार, दूध को संतुलित आहार मानते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी, विटामिन सी अनुपस्थित होता है। इसके साथ आयरन भी अनुपस्थित होता है। इसके साथ साथ कॉपर। ये तीन ऐसे तत्व हैं जो क्या हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब दूध का जो रंग है सफेद, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद केसीन प्रोटीन के कारण होता है, जबकि गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण
होता है। ठीक है, दूध का रंग सफेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग सफेद होता है किसके कारण? तो केसीन प्रोटीन के कारण। जबकि गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अब कुछ हार्मोन इसमें पाए जाते हैं, तो जो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दूध श्रावण की क्रिया को बढ़ा देता है। सुने होंगे कि जानवरों में दूध, जैसे भैंस में इंजेक्शन लगा के दूध निकाला गया, तो किस चीज का इंजेक्शन लगता है? तो ऑक्सीटोसिन का। और यही इंजेक्शन जो इसी हार्मोन का प्रयोग सब्जी विक्रेता करते हैं। ठीक है, और एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका कार्य क्या है? दूध, यह हार्मोन दूध श्रावण के दूध निर्माण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसमें दो हार्मोन आते हैं, हार्मोन, उन हार्मोनों की भी चर्चा कर लेंगे। एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है प्रोलैक्टिन। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह दूध श्रावण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूध श्रावण की क्रिया को, दूध श्रावण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित दूध श्रावण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूध विक्रेता एवं सब्जी विक्रेता कृत्रिम रूप से तैयार की गई ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। दूध एवं सब्जी विक्रेता, दूध एवं सब्जी विक्रेता, दूध एवं सब्जी विक्रेता कृत्रिम रूप से तैयार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला इसमें हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब दूध से बनने वाला एक सवाल है, दूध में एक आता है जीवाणु मुक्त बनाने के लिए एक लुई पास्चर ने एक क्रिया की खोज की थी जिसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है पाश्चुरीकरण का संबंध किससे है? तो दूध से। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर ने दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज की। इसमें होता क्या है कि दूध को 62.8 अंश सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, फिर 62.8 डिग्री अंश सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, या 75.7 अंश सेल्सियस तापमान पे 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद 4 अंश सेल्सियस तापमान पे ठंडा करके इसको पैकेट में पैक कर देते हैं। इसी पूरी क्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण की क्रिया। और पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। ठीक है, अगला पॉइंट बना लेते हैं हम लोग पाश्चुरीकरण। अगला पॉइंट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण
पाश्चुरीकरण दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए लुई पाश्चर ने इस क्रिया की खोज की। दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए लुई पाश्चर ने इस क्रिया की खोज की। तो लुई पाश्चर ने किस क्रिया की खोज की? तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण का संबंध किससे है? तो दूध से। इसकी निर्माण, इसको बनाने वाली जो इसकी क्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। इसमें होता क्या है, 62.8 अंश सेल्सियस तापमान पर दूध को गर्म करते हैं पहले 30 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद 75.7 अंश सेल्सियस में गर्म करते हैं 15 सेकंड तक। 75.7 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं 15 सेकंड तक। इसके बाद इसको ठंडा कर देते हैं 4 अंश सेल्सियस पर। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, ठीक है। पाश्चुरीकरण का संबंध किससे है? तो दूध से। पाश्चुरीकरण, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल जो है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और काइटिन है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? तो मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक अणु ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़ करके, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक अणु मिल करके मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक अणु मिल करके ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़कर ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसैकेराइड का जो आपका एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड ये स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज और काइटिन। एग्जाम्पल इसका है, पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। पहला एग्जाम्पल है इसका स्टार्च। स्टार्च के बाद सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। इसके बाद काइटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया और ग्लाइकोजन। पहले ग्लाइकोजन लिखते हैं, लास्ट में काइटिन। ग्लाइकोजन और इसके बाद है काइटिन, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड क्या है? तो पॉलीसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक अणु मिलकर ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ठीक है। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का मंड है जो आलू
और चावल में प्राप्त होता है। अब पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। जो कैप्सूल है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। आइए प्लांट में इसे प्लांट ग्लूकोज या पौधों का ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, स्टार्च। स्टार्च या मंड, इसका जो स्रोत है आपका आलू, चावल, ये इसके स्रोत हैं। जो मंड है, स्टार्च है, ये जो पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, कैप्सूल के जो आवरण हैं वो किसके बने होते हैं? स्टार्च के। कैप्सूल के आवरण स्टार्च के बने होते हैं। स्टार्च के बने होते हैं। कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? स्टार्च के बने होते हैं। इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो स्टार्च से बनने वाला सवाल है कि पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन किस रूप के होता है? तो स्टार्च के रूप में। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। या इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से किसको जानते हैं? तो स्टार्च को। अगला है हम लोग का ग्लाइकोजन। इसे एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं। अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोजन को इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। इसे जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन मांसपेशियों एवं यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशी एवं यकृत में होता है। मांसपेशी एवं यकृत में होता है। मांसपेशी एवं यकृत में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया। जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों एवं यकृत में होता है। कवक में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, कवक में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, कवक में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक हम लोग का होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड प्रकार का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? सेल्यूलोज। और ये पादप कंकाल के निर्माण में सहायक होते हैं। सभी पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला टॉपिक हम लोग का है सेल्यूलोज। अगला टॉपिक है हम लोग का सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। पहली बात तो ये होगी, यह पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जाएगा? तो सेल्यूलोज। ये पादप कंकाल के निर्माण में सहायक होते हैं। पादप कंकाल के निर्माण में सहायक होते हैं। पादप कंकाल के निर्माण में सहायक पादप कंकाल के निर्माण में सहायक होते हैं। और सभी पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी पौधों की कोशिका भित्ति भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सभी पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो कवक की है, कवक की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, अगला हम लोगों का जो है काइटिन। सेल्यूलोज हो गया, अगला हम लोग का है काइटिन। काइटिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो यह पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह एक पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह एक पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यह एक पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और सभी अकशेरुकी जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है। सभी अकशेरुकी जंतुओं जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है।
होता है। ठीक है, सभी अकशेरुकी जंतुओं का बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, घोंगा हो गया इत्यादि। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए